हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे महाजनपदों का उदय। सर्वप्रथम हम देखेंगे महाजनपदों का विकास किस तरीके से हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे कि महाजनपद क्रांति का काल कैसे है। फिर हम देखेंगे दोनों नगरीकरण में अंतर, हड़प्पा सभ्यता वाला नगरीकरण और गंगा घाटी में विकसित होने वाला नगरीकरण में क्या अंतर है। उसके बाद हम देखेंगे कि महाजनपद काल की क्या मुख्य विशेषताएं हैं और उसके बाद देखेंगे महाजनपद में जो गणराज्य थे उनके बारे में। तो स्टेप 5 में ये वीडियो होगा। तो अब हम देखते हैं महाजनपदों का विकास। तो महाजनपद हमने देखा है कि ऋग्वैदिक काल में शासन प्रणाली थी वो विश्व और जन पर आधारित थी। सभा और समिति नामक जनता की प्रतिनिधि संस्थाएं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते कृषि के कारण जीवन में स्थायित्व आया, जिसके फलस्वरूप अब जनपद के रूप में विकसित होने लग गए थे। महाजनपद काल में हम देखते हैं कि कृषि अधिशेष के कारण अब स्थायित्व में और बढ़ोतरी हुई और जो जनपद बने थे उत्तर वैदिक काल में वो मिलकर अब महाजनपद के रूप में विकसित होने लग गए थे। महाजनपद काल क्रांति का काल क्यों है, उसका हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि उत्तर वैदिक काल में हमने देखा है कि लोहे का प्रयोग शुरू होना प्रारंभ हो गया था, लेकिन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो कि महाजनपद काल का समय है, उस समय लोहे का अत्यधिक प्रयोग प्रारंभ होता है, जिसके फलस्वरूप कृषि क्षेत्र का विस्तार एवं कृषि अधिशेष के रूप में अनाज प्राप्त अत्यधिक मात्रा में होता है, जो नगरीकरण को सपोर्ट करता है। और उस नगरीकरण से हम आगे देखते हैं कि महाजनपद काल में किस तरीके से साम्राज्यों का निर्माण होता है। जो नगरीकरण प्रारंभ होता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद काल में, उस नगरीकरण में और जो प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता के काल में विकसित हुआ था, इन दोनों नगरीकरण में क्या अंतर है वो हम देखते हैं। प्रथम नगरीकरण है वो हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र यानी सब सिंधु प्रदेश में विकसित हुआ था, लेकिन द्वितीय नगरीकरण है वो गंगा घाटी के क्षेत्र में विकसित होता है। प्रथम नगरीकरण कांस्य युगीन है, जबकि जो द्वितीय नगरीकरण है वो लोह युगीन है। प्रथम नगरीकरण में मृग भांड व गैरिक मृग भांड है और द्वितीय नगरीकरण में उत्तरी काले चमकीले मृग भांड है। फिर है प्रथम नगरीकरण मुद्रा अर्थव्यवस्था नहीं है, जबकि द्वितीय नगरीकरण में मुद्रा अर्थव्यवस्था थी और ये मुद्राएं हमें हाथ मुद्रा के रूप में प्राप्त होती है। द्वितीय नगरीकरण में राजा पूर्णतः निरंकुश हो जाता है और मंत्री परिषद के माध्यम से अपना शासन चला रहा है। इसके अलावा महाजनपद काल की विशेषताएं वो हम देख लेते हैं कि अब महाजनपद काल में राजा है वो शासन अपने अधिकारियों के माध्यम से चला रहा है, जबकि हमने उत्तर वैदिक काल में देखा था कि राजा है वो शासन अपने रत्नियों के माध्यम से चला रहा है। ये उच्च अधिकारी रक्त संबंध पर आधारित नहीं थे और इसमें महामात्र आयुक्त जैसे पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं हमें। और अब मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हो गया, जिसके फलस्वरूप व्यापार व वाणिज्य का विकास होता है। और उत्तर वैदिक काल में जो कबीले का मुखिया था ग्रामीणी, वो अब महाजनपद काल में एक गांव का मुखिया बन जाता है। और इस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में स्थायी सेना का निर्माण होता है। राजा अब स्थायी सेना रखने लग गया है। उस स्थायी सेना के भरण पोषण के लिए राज्य द्वारा कराधान पद्धति का विकास किया जाता है और जो कर इकट्ठा करते हैं उसमें बलि साधक और शुल्किक नामक अधिकारियों के हमें नाम प्राप्त होते हैं। इसी के साथ महाजनपद काल में सभा व समिति जो उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल में हमें मिलती है वो अब समाप्त हो गई है। उसकी वजह है कि ये सभा व समिति छोटे छोटे राज्यों के लिए तो उपयुक्त थे, जहाँ सभी सदस्य आसानी से एक जगह एकत्रित हो सकते हैं, लेकिन महाजनपद काल में
विस्तृत साम्राज्य और विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोगों का एक जगह इकट्ठा होना संभव नहीं हो रहा था, क्योंकि मगध जैसे साम्राज्य बहुत विस्तृत भूखंड में फैले हुए थे, तो आवागमन की भी सुविधा न थी और इस विस्तृत क्षेत्र में अलग अलग वर्गों और अलग अलग सामाजिक वर्णों के लोग एक जगह उस साम्राज्य के अंदर रह रहे थे, तो उनका सभा व समिति के माध्यम से इकट्ठा होना संभव नहीं था। इसलिए यह संस्थाएं समाप्त हो गई। इसकी जगह परिषद का निर्माण होता है, जो एक मंत्री परिषद की भांति आप कह सकते हो, और ये जो महाजनपद होता था उसकी राजधानी में ये परिषद काम करती थी। इसके अलावा हम देखते हैं महाजनपद काल में कि जो कानून थे, धर्म सूत्रों द्वारा कानून बनाए गए इस समय, वो वर्ण आधारित कानून बन गए। इसमें स्पष्टतः 4 वर्णों के कर्तव्यों का निर्धारण किया गया और जो दंड विधान था वह भी वर्ण के आधार पर विभाजित था। तो ये थी महाजनपद काल की मुख्य विशेषता। इसके अलावा जो भी विशेषता है वो आप पीपीटी में देख सकते हो। अब हम देखते हैं कि महाजनपद काल कौन कौन से महाजनपद है और उनकी क्या क्या राजधानी है। तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, अंग की चंपा है, वज्जी की राजधानी विदेह व मिथिला है, मल की कुशीनारा व पावा है। इसी तरीके से पांचाल की, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहित छत्रपुर और दक्षिणी पांचाल की काम्पेल्य है। फिर हम देखते हैं कि जो मत्स्य महाजनपद है उसकी राजधानी विराटनगर है। फिर कंबोज की हाटक और राजपुरा भी है। तो इस तरीके से इनकी ये राजधानियाँ हैं। अब हम देखते हैं कि जो महाजनपद है उनकी कौन कौन सा क्षेत्र है। जैसे काशी था वो वाराणसी के आसपास वाला क्षेत्र था महाजनपद का, और ये अपने सूती वस्त्र और घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। कौशल के राजा प्रसेनजीत वो बुद्ध के समकालीन थे। मल है ये 2 भागों में विभाजित था, 2 शाखाओं में, पावा व कुशीनारा के मल। और उज्जैन जो वत्स के राजा थे वो बुद्ध के समकालीन थे। अवंती के राजा चंड प्रद्योत भी बुद्ध के समकालीन थे, लेकिन चंड प्रद्योत ने बुद्ध को आमंत्रित किया था, लेकिन अपनी वृद्धावस्था के कारण बुद्ध अवंती न जा सके। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है अस्मक, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। पाकिस्तान के पेशावर व रावलपिंडी के क्षेत्र में गांधार महाजनपद स्थित था, और भारत के जो दक्षिण पश्चिमी कश्मीर है वहाँ के क्षेत्र में कंबोज महाजनपद प्राचीन काल में स्थित था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिणी पश्चिमी यहाँ कश्मीर में कौन सा महाजनपद स्थित था, तो वो कंबोज था। फिर हम देखते हैं गणराज्य। गणराज्य से तात्पर्य है कि यहाँ शासन है वो एक राजा के नियंत्रण में नहीं था, बल्कि यहाँ कबीलाई अल्पतंत्री लोगों के हाथ में सत्ता थी। और ये 10 गणराज्य थे, जिसमें 8 वज्जी संघ के थे और 2 मल के अधीन थे। तो आप वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, रामग्राम के कोल्य, पावा के मल, ये देख सकते हो। फिर हम देखते हैं कि इनका क्षेत्र मैप के माध्यम से कि कौन कौन से थे। आप देख सकते हो कि अस्मक है यहाँ पर जो दक्षिण भारत में, पूर्वी भाग में अंग जनपद है महाजनपद, और यहाँ कंबोज है जो दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर है वहाँ का क्षेत्र इसमें शामिल था। और वज्जी व मल ये 2 गणराज्य थे, बाकी सभी ये राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, लेकिन वज्जी व मल में गणराज्य थे। ये है वज्जी और ये है मल। इसके अलावा कौशल, अवंती व पांचाल की 2 राजधानियां थी। ये है आहत सिक्के जो इन महाजनपदों से हमें प्राप्त होते। ये आहत सिक्के धातु के बने होते थे
जिसमें चांदी प्रमुख धातु है। इसके अलावा तांबे के भी आहत सिक्के मिलते हैं हमें। इन्हें ठप्पा मारकर बनाया जाता है, इसलिए इन्हें आघात से आहत सिक्के कहा जाता है। तो महाजनपद काल का ये पीपीटी पूरी होती है और इसके बाद हम लेके आएंगे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष और फिर आएगा मौर्य साम्राज्य। तो थैंक यू, धन्यवाद।